डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन, भाषाई प्रांतों पर विचार, रांडे, गांधी और जिन्ना आदि। प्रकाशक डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 110001। भाग 2 भाषाई राज्यों के संबंध में। 3 महाराष्ट्र एक भाषावार प्रांत। भाषावार प्रांत आयोग को प्रस्तुत वक्तव्य 1948 में पहली बार प्रकाशित, 1948 में संस्करण का पुनर्मुद्रण। किंतु जब कोई व्यक्ति दो लोगों का ऋणी हो और पहला उस पर मुकदमा कर दे और तब दूसरा भी सामने आए और वह भी मुकदमा कर दे, तो किस न्याय के तहत हम उस ऋण लेने वाले व्यक्ति की सारी जायदाद उस दूसरे ऋणदाता को दिलवा सकते हैं? उसे तो केवल इतना भर विश्वास दिलाया जा सकता है कि हमारे कानून के अनुसार शीघ्रता से उसके साथ पूरा न्याय किया जाएगा। यदि वह समर्थ हुआ तो उसे पूरा ऋण चुकाने को बाध्य किया जा सकता है, और नहीं हुआ तो उस समय तक उसे जेल में भी बंद किया जा सकता है, जब तक वह उसे छुड़ाने को सहमत न हो जाए। ऐसी स्थिति आने पर हम यह मानते हैं कि उसे इससे संतोष हो जाएगा। अंग्रेजी के खंड 1 में भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व का जो अप्रामाणिक मानचित्र दिया गया है, उसे हम इस अध्याय के अंत में पाठकों की सुविधा के लिए उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। संपादक महाराष्ट्र एक भाषावार प्रांत। भाग 1 भाषावार प्रांतों के निर्माण की समस्या। भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन के सवाल से न केवल दलीय पूर्वाग्रहों और दलीय हितों से उत्पन्न अनेक प्रकार के वाद विवाद उभर कर सामने आए हैं, वरन भाषावार प्रांतों के गठन की उपयोगिता के बारे में भी मतभेद दिखाई देता है। वाद विवाद के मुख्य मुद्दों में ये बातें सम्मिलित हैं: परस्पर सटे हुए इलाकों के बारे में दावे या प्रति दावे संबंधी दो पड़ोसी प्रांतों के बीच झगड़े तथा उन इलाकों को किसी प्रांत में सम्मिलित करने संबंधी शर्तें। जहां तक ये दोनों मुद्दे महाराष्ट्र प्रांत के पुनर्गठन से संबंधित हैं, मैं इन पर अपने विचार आगे चलकर व्यक्त करूंगा। पहले मैं भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव के गुण दोषों को लेता हूं। भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन की मांग का प्रयोजन। 2 भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन की मांग का प्रयोजन क्या है? जो लागे भाषावार प्रांतों के निर्माण के समर्थक हैं, उनकी मान्यताओं का सार यह है कि प्रांतों की भाषाएं और संस्कृतियां अलग अलग होती हैं। इसलिए उन्हें इस बात की खुली छूट होनी चाहिए कि वे अपनी अपनी भाषाओं और संस्कृतियों का विकास कर सकें। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक प्रांत में विशिष्ट राष्ट्रीयता के सभी तत्व विद्यमान होते हैं और उन प्रांतों को इस बात की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिससे वे अपने अपने राष्ट्रत्व का पूर्णतः विकास कर सकें। भाषावार प्रांतों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ। 3 इस प्रकार के भाषावार प्रांतों के निर्माण के प्रश्न पर विचार करते समय यदि इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि भावी भारत सरकार का ढांचा द्विरूपी होगा, तो ऐसा करना अदूरदर्शिता पूर्ण होगा। द्विरूपी ढांचा इस प्रकार होगा: क केंद्र सरकार और ख अनेक प्रांतीय सरकारें, जो अपने अपने विधायी, कार्यपालक और प्रशासनिक प्रकारों के निर्वाह में जटिल रूप से मिश्रित और परस्पर संबंधित होंगी। इसलिए भाषावार प्रांतों के निर्माण के विचार से सहमत होने के पहले हमें इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि केंद्र सरकार के कार्यकलाप पर भाषावार प्रांतों का क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 जिन अनेक प्रभावों की पूर्व कल्पना की जा सकती है, उनमें से कुछ स्पष्ट प्रभाव ये होंगे कि भाषावार प्रांतों के निर्माण के परिणामस्वरूप उतने ही राष्ट्र बन जाएंगे जितने ऐसे वर्ग होंगे जिन्हें अपनी प्रजाति, भाषा और साहित्य पर गर्व होगा। केंद्रीय सभा राष्ट्रकुल जैसी बन जाएगी
और केंद्रीय कार्यपालिका ऐसा समागम मात्र हो जाएगा जिसमें अनेक अलग अलग पर संगठित राष्ट्र होंगे और जिनमें अपनी अलग संस्कृति एवं फलतः अपने अलग हितों के प्रति सजग चेतना कूट कूट कर भरी होगी। उनमें राजनीतिक अवमानना अर्थात बहुमत के निर्णय की अवज्ञा अथवा बहिर्गमन कर जाने की प्रवृत्ति जैसी भावनाएं भी उभर सकती हैं। इस प्रकार की भावनाओं के उभार की बिल्कुल अनदेखी नहीं की जा सकती है। यदि ऐसी भावनाएं जाग खड़ी हुई तो फिर केंद्र सरकार का काम कर सकना असंभव हो जाएगा। ख भाषावार प्रांतों का निर्माण केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच आवश्यक प्रशासनिक संबंधों के निर्वाह के लिए घातक सिद्ध होगा। मान लें यदि हर प्रांत अपनी अपनी भाषा को राजभाषा बना ले तो केंद्र सरकार को उनसे उतनी ही भाषाओं में पत्र व्यवहार करना पड़ेगा जितनी भाषावार प्रांतों की संख्या होगी। इसे एक असंभव काम माना जाना चाहिए। भाषावार प्रांतों के गठन से सरकारी कामकाज में किस तरह का भयानक गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, इसका अनुमान न्यायपालिका पर उसके होने वाले प्रभाव की कल्पना से ही किया जा सकता है। नए तंत्र के अनुसार प्रत्येक प्रांत में एक एक उच्च न्यायालय होगा और नीचे कई अधीनस्थ न्यायालय होंगे। इन सभी उच्च न्यायालयों के ऊपर उच्चतम न्यायालय होगा जिसे इन उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ की गई अपीलों की सुनवाई का अधिकार होगा। भाषावार प्रांतों के बन जाने पर प्रत्येक प्रांत के उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालय अपनी अपनी कार्यवाही प्रांतीय भाषा में संचालित करेंगे। किसी उच्च न्यायालय की गलती को सुधरवाने के लिए जब कोई उच्चतम न्यायालय की शरण में जाएगा तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय पर तो ताले डाल देने पड़ेंगे, क्योंकि उसे अर्थात उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपना कार्य सुचारू रूप से करना है, तो फिर उसे हर प्रांत की भाषा आनी चाहिए। ऐसा होना या इसके लिए व्यवस्था करना असंभव ही होगा। इस समय मैं केवल न्यायाधीशों की बात ही कर रहा हूँ, न कि वकीलों या अधिवक्ताओं की। ठंडा दिल और दिमाग रखते हुए कोई ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति से तो भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत एकजुट नहीं रह सकेगा, वह तो यूरोप बन जाएगा। उसमें चारों ओर अराजकता और अव्यवस्था का बोलबाला हो जाएगा। भाषावार प्रांतों के निर्माण से लाभ 5 यद्यपि इस बात में सच्चाई है कि भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव से ऐसी समझ उठ खड़ी होगी जो भारत की एकता जैसी मूलभूत बात को खोखला कर सकने की संभावना अपने में संजोए हुए है, फिर भी इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि भाषाओं के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन के अपने कुछ निश्चित राजनीतिक लाभ भी हैं। 6 भाषावार प्रांतों की योजना का जो मुख्य लाभ मुझे सबसे अधिक प्रभावित करता है वह यह है कि मिश्रित भाषाई प्रांतों की तुलना में भाषावार प्रांतों में लोकतंत्र अधिक कारगर सिद्ध होगा। भाषावार प्रांत लोकतंत्र की प्रधान आवश्यकता तथा सामाजिक समरूपता की पूर्ति करता है। किसी समाज की समरूपता जिन बातों पर आश्रित होती है वे हैं लोगों का इस बात में विश्वास कि उन सबका उद्भव एक ही मूल से हुआ है, उन सब की भाषा और साहित्य एक हो, वे सब एक ही ऐतिहासिक परंपरा पर गर्व करते हों, उन सबके सामाजिक रीति रिवाज मिले जुले हों, आदि आदि। समरूपता संबंधी इन तर्कों के बारे में समाजशास्त्र के अध्येताओं में किसी प्रकार का विवाद या मतभेद नहीं है। यदि किसी राज्य में सामाजिक समरूपता का अभाव हो तो ऐसी स्थिति खतरनाक होगी, विशेषकर तब जब वह राज्य लोकतांत्रिक ढांचे पर बना हो। इतिहास हमें यह बताता है कि जिस राज्य की जनता में समरूपता नहीं मिलती, वहां लोकतंत्र असफल हो जाता है। ऐसे विषम समाज में जो वर्गों में बंटा हो और जिसके सभी वर्ग एक दूसरे के प्रति आक्रामक और गैर सामाजिक रुख रखते हों, उस समाज में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। उल्टे उसमें भेदभाव, अवहेलना और अनुचित पक्षपात पनपेगा तथा जिस वर्ग के हाथ में राजनीतिक सत्ता होगी वह दूसरे वर्ग के हितों को दबाने की चेष्टा करेगा।
किसी भी विषम समाज में लोकतंत्र की असफलता का मुख्य कारण यही है कि सत्ता का उपयोग पक्षपात रहित तथा गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय न होकर किसी वर्ग विशेष की ऐश्वर्य या शक्ति वृद्धि हेतु और अन्य वर्ग या वर्गों को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत जिस राज्य की जनता में जितनी अधिक समरूपता होगी, वह राज्य लोकतंत्र के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति में उतना ही अधिक तल्लीन रहेगा, क्योंकि उस राज्य में राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग को बढ़ावा देने वाले कृत्रिम अवरोध या सामाजिक वैमनस्य पैदा करने वाले तत्व उपस्थित नहीं होंगे। साथ सार यह है कि लोकतंत्र की समुचित क्रियाशीलता के लिए यह आवश्यक है कि उस राज्य की समस्त जनता का वितरण इस प्रकार का हो कि वह एक ठोस समरूपी इकाई लगे। भारत के सभी प्रांतों का जो पुनर्गठन प्रस्तावित है, उसके मूल में इसी तरह के लोकतंत्रात्मक शासन की भावना निहित है। संक्षेप में, किसी भी प्रांत के लोकतंत्र की सफलता के लिए उसकी जनता का समरूपी होना अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में, लोकतांत्रिक सांचे में ठीक प्रकार से सामने के लिए हर प्रांत को एक भाषाई इकाई होना चाहिए। भाषावार प्रांतों के निर्माण का औचित्य यही जान पड़ता है। क्या भाषावार प्रांतों का निर्माण स्थगित किया जा सकता है? 8. क्या इस समस्या के समाधान को टाला जा सकता है? इस प्रसंग में मैं आयोग के समक्ष विचारार्थ कुछ बातें रखना चाहूँगा। भाषावार प्रांतों की मांग नई नहीं है। इस समय के 6 प्रांत भाषावार प्रांत ही हैं। ये हैं 1. पूर्वी पंजाब, 2. संयुक्त प्रांत, 3. बिहार, 4. पश्चिमी बंगाल, 5. असम और 6. उड़ीसा। भाषाई आधार पर पुनर्गठन के गठन का सिद्धांत की सुगबुगाहट जिन प्रांतों में सुनाई पड़ रही है, वे हैं 1. बम्बई, 2. मद्रास और 3. मध्य भारत। जब 6 प्रांतों के बारे में भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का सिद्धांत मान लिया गया है, तो फिर जो अन्य प्रांत इसी सिद्धांत को उन पर भी लागू करने की मांग कर रहे हैं, उनकी इस मांग को अनंतकाल के लिए टाला तो नहीं जा सकता। खैर, इन गैर भाषावार प्रांतों की स्थिति इस समय खतरनाक नहीं तो कम से कम उत्तेजनापूर्ण तो कही ही जा सकती है। यह स्थिति ठीक वैसी ही हो गई है जैसी कभी प्राचीन तुर्की साम्राज्य या प्राचीन ऑस्ट्रो हंगेरियाई साम्राज्य की थी। भाषावार प्रांतों के निर्माण की मांग यहाँ भी ठीक उसी पलीते जैसी विस्फोटक हो गई है, जिसने प्राचीन तुर्की साम्राज्य या ऑस्ट्रो हंगेरियाई साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया था। इस आग को और अधिक भड़कने से बचाना होगा, नहीं तो सर्वनाश को रोक पाना कठिन हो जाएगा। जब तक प्रांतों का ढांचा लोकतंत्रात्मक नहीं था और जब तक नए संविधान के तहत उन्हें व्यापक प्रभुत्व संपन्न अधिकार नहीं मिले हुए थे, तब तक तो भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन की अत्यावश्यकता महसूस नहीं की जा रही थी। किंतु नए संविधान के बन जाने पर अब इस समस्या का अविलंब समाधान ढूंढना अनिवार्य हो गया है। कठिनाइयों का हल 9. यदि समस्या का निपटारा शीघ्र ही किया जाना है तो इसका हल क्या है? जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यह हल 2 शर्तों को पूरा करने वाला होना चाहिए। भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने के बाद भी ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि भारत की एकता खंडित न होने पाए। इसलिए इस समस्या के समाधान हेतु मेरा सुझाव है कि भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लेने पर भी ऐसी संवैधानिक व्यवस्था हो कि केंद्र सरकार की जो राजभाषा हो, वही भाषा सभी प्रांतों की भी राजभाषा मानी जाए। केवल इसी आधार पर मैं भाषावार प्रांतों की मांग को मानने के लिए तत्पर हूँ। 10. मैं इस तथ्य को जानता और मानता हूँ कि मेरा यह सुझाव भाषावार प्रांतों की प्रचलित अवधारणा के प्रतिकूल जाता है। आज की मान्य अवधारणा यह है कि प्रांतीय भाषा ही उस प्रांत की राजभाषा होगी। मैं भाषावार प्रांतों के निर्माण के खिलाफ नहीं हूँ, किंतु मुझे इस बात से कड़ी आपत्ति है कि केंद्र की राजभाषा से भिन्न होने के बावजूद भी प्रांतीय भाषा को वहां की राजभाषा बनाया जाए। मेरी यह आपत्ति निम्नलिखित कारणों से है।
का भाषावार प्रांत बनाए जाएं। इस विचार का संबंध कतई इस बात से नहीं है कि उस प्रांत की राजभाषा क्या हो। मेरे मतानुसार भाषावार प्रांत से तात्पर्य एक ऐसे प्रांत से है जिसकी जनता अपनी सामाजिक संरचना में समरूपी हो। ऐसा होने पर उसकी लोकतंत्रात्मक सरकार को जिन सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी चाहिए उनके लिए वह अधिक उपयुक्त होगी। मेरे विचार से भाषावार प्रांत का उस प्रांत की भाषा से कोई लेना देना नहीं है। भाषावार प्रांतों की योजना में वहां की भाषा की भूमिका अनिवार्यतः महत्वपूर्ण है, किंतु यह भूमिका प्रांत के निर्माण तक ही सीमित रखी जा सकती है, अर्थात इसका उपयोग उस प्रांत की सीमाओं के रेखांकन तक ही किया जाना चाहिए। भाषावार प्रांतों की योजना में ऐसी कोई दो टूक अनिवार्यता नहीं है जो हमारे लिए उस प्रांतीय भाषा को वहां की राजभाषा भी बनाने के लिए बाध्यकारी हो। उस प्रांत की सांस्कृतिक एकता बनाए रखने के लिए नहीं यह जरूरी है कि उस प्रांत की भाषा को ही वहां की राजभाषा बनाया जाए। ऐसा मानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रांत की सांस्कृतिक एकता तो पहले से ही विद्यमान है और उस एकता को अन्य भाषेतर कारकों जैसे समान ऐतिहासिक परंपरा, सामाजिक रीति रिवाजों में समानता आदि से भी बनाए रखा जा सकता है। पहले से विद्यमान प्रांत की सांस्कृतिक एकता को स्थिर रखने के लिए यह आवश्यक नहीं जान पड़ता कि प्रांतीय भाषा को सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया ही जाए। प्रांतीयता के हिमायतियों के सौभाग्य से इस बात का डर नहीं है कि यदि कोई महाराष्ट्रीय अन्य भाषा भी बोलता है तो वह महाराष्ट्रीय नहीं रहेगा। इसी तरह यदि कोई तमिल या कोई आंध्रवासी या कोई बंगाली अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का भी प्रयोग करता है तो इस बात का डर नहीं है कि वह तमिल, आंध्रवासी या बंगाली नहीं माना जाएगा। भाषावार प्रांतों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हिमायती भी निश्चय ही यह कहकर आपत्ति प्रकट करेंगे कि वे भी नहीं चाहते कि प्रांतों को अलग अलग राष्ट्रों के रूप बदल दिया जाए। उनकी नेक नियति पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि कभी कभी हालात इतने बिगड़ जाते हैं जिनकी पूर्व कल्पना उनके प्रणेताओं ने भी न की होगी। इसलिए यह परमावश्यक जान पड़ता है कि शुरू से ही कदम फूंक फूंक कर ही उठाए जाएं, ताकि आगे चलकर बुरे दिन देखने की नौबत ही न आने पाए। इसलिए इस बात में किसी तरह की बुराई नजर नहीं आती कि यदि रस्सी को एक ओर ढील देनी हो तो दूसरी ओर कसकर बांध लेना चाहिए। हमें प्रांतीय भाषा को वहाँ की राजभाषा नहीं बनने देना चाहिए, चाहे यह सहज लगता हो कि प्रांतीय भाषा उस प्रांत की राजभाषा होनी चाहिए। भाषावार प्रांतों के निर्माण में कुछ भी खतरा नहीं है। खतरा है तो केवल तब जब भाषावार प्रांत बनाए जाएं और साथ साथ प्रत्येक प्रांतीय भाषा को भी वहां की राजभाषा बना दिया जाए। प्रांतीय भाषाओं को राजभाषाएं बना देने से प्रांतीय राष्ट्रिकताओं के विकास का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि प्रांतीय भाषाओं के राजभाषाएं बन जाने का परिणाम यह होगा कि प्रांतीय संस्कृतियां अलग थलग पड़ जाएंगी, तब उनका स्वरूप अलग से झलकने लगेगा और ऐसा होने पर उनमें कठोरता और ठोस हो जाएगी। ऐसा होने देना विनाशकारी होगा। इसका तात्पर्य प्रांतों को स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में विकसित होने देने का न्योता देना होगा, हर मामले में स्वतंत्र या अलग अलग, और इस प्रकार एकीकृत भारत के सर्वनाश का रास्ता खुल जाएगा। भाषावार प्रांतों के निर्माण के बावजूद वहां की भाषाओं को राजभाषाओं का दर्जा न दिए जाने पर प्रांतीय संस्कृतियां प्रवाहित रहेंगी और सभी के बीच आदान प्रदान की धाराएं बहती रहेंगी। इसलिए हर हालत में हमें प्रांतीय भाषाओं को भाषावार प्रांतों की राजभाषाएं नहीं बनने देना है। 11 किसी अखिल भारतीय राजभाषा को, जो हो सकता है कि उस प्रांत की भाषा से भिन्न हो, किसी भाषावार प्रांत पर थोपने की बात उस प्रांत की संस्कृति को बनाए रखने के आड़े नहीं आएगी। राजभाषा का प्रयोग तो सरकारी प्रयोजनों के लिए ही होगा। इससे इतर जितने भी अन्य गैर सरकारी क्षेत्र हैं और जिन्हें पूरी तरह सांस्कृतिक क्षेत्र माना जा सकता है,
उनमें प्रांतीय भाषाओं को अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलता रहेगा। इस तरह सरकारी भाषा और गैर सरकारी भाषाओं के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता चलती रहेगी। हो सकता है कि दोनों में से एक भाषा दूसरी भाषा को अपदस्थ करने का प्रयास करे। यदि सरकारी भाषा गैर सरकारी भाषा को सांस्कृतिक क्षेत्र से बाहर करने में सफल हो जाती है तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। यदि वह सफल नहीं भी होती है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति को असहनीय भी नहीं माना जा सकता। कम से कम वर्तमान स्थिति की तुलना में तो वह अधिक असहनीय नहीं ही होगी, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है जिसमें अंग्रेजी सरकारी भाषा है और प्रांतीय भाषाएं गैर सरकारी भाषाएं। बस इतना भर अंतर होगा कि तब अंग्रेजी राजभाषा नहीं होगी, कोई अन्य भाषा उसका स्थान ले लेगी। संतोषप्रद हल की आवश्यकताएं। 12 मैं यह जानता हूं कि मैं जो हल सुझा रहा हूं वह कोई आदर्श हल नहीं है, पर इस हल से प्रांतों में संवैधानिक कार्य लोकतंत्रात्मक पद्धति पर चलना संभव हो सकेगा, किंतु इससे केंद्र के स्तर पर ऐसा संभव नहीं होगा। इसका कारण यह है कि केवल भाषाई एकता अर्थात एक ही भाषा बोलने की सुविधा से समरूपता सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि समरूपता तो अन्य अनेक कारकों का परिणाम होती है। ऊपर कहा ही जा चुका है कि केंद्रीय सभा के लिए जो प्रतिनिधि इन प्रांतों से चुने जाएंगे उनकी पहचान पूर्ववत ही रहेगी, अर्थात वे बंगाली, तमिल, आंध्रवासी, महाराष्ट्रीय आदि ही रहेंगे, फिर चाहे वहां वे अपनी मातृभाषा के स्थान पर राजभाषा का ही प्रयोग क्यों न करने लगे हों। तुरंत लागू किया जा सकने वाला आदर्श हल इस समय मुझे नहीं सूझ रहा है, इसलिए हमें अगले संभावित सर्वोत्तम हल से ही संतोष करना होगा। हाँ, ऐसा करते समय हमें यह जरूर देख लेना चाहिए कि हम जिस तात्कालिक हल को अपनाने जा रहे हैं वह 2 कसौटियों पर खरा उतरने वाला अवश्य हो। क वह हल दूसरा सर्वोत्तम विकल्प हो तथा ख उस हल में आदर्श हल की ओर विकसित होने की क्षमता। उपर्युक्त विचारों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि मैंने जो हल सुझाया है वह उपर्युक्त दोनों शर्तों को पूरा करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति बहुजन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार बहुजन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के नहीं हैं, तथा बहुजन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, खंड 1, भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891, परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, खंड 1, डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, खंड 1, भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन, भाषाई प्रांतों पर विचार, रांडे, गांधी और जिन्ना आदि। प्रकाशक डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 110001। भाग 2, क्या महाराष्ट्र समर्थ दृष्टि से सक्षम प्रांत बन सकेगा? सामर्थ्य की कसौटी।
13 महाराष्ट्र प्रांत के निर्माण के विशिष्ट प्रश्न पर विचार करते समय इस बात की संतुष्टि कर लेना आवश्यक है कि यह प्रांत क्षमता की दृष्टि से समर्थ प्रांत होगा या नहीं। किसी भी प्रांत को सक्षम प्रांत घोषित करने से पहले उसे कुछ कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। कसौटियां ये हैं, उसका एक निश्चित आकार हो, उसकी जनसंख्या एक निश्चित मात्रा से कम न हो तथा उसका राजस्व इनका समानुपाती हो। वह प्रांत न केवल आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर तो कोई भी प्रांत अपने स्तर को घटाकर भी हो सकता है, अपितु उसका राजस्व भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि वह कार्यक्षमता की दृष्टि से वांछनीय तथा सामाजिक कल्पना की दृष्टि आवश्यक न्यूनतम प्रशासनिक मानक बनाए रख सके। क्या महाराष्ट्र समर्थ है? 14 क्या महाराष्ट्र प्रांत इन कसौटियों पर खरा उतरता है? भाषाई आधार पर बने महाराष्ट्र प्रांत के आकार और उसकी जनसंख्या से संबंधित आंकड़े अगले पृष्ठ पर दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या 15 अगले पृष्ठ पर दी गई सारणी में महाराष्ट्र प्रांत संबंधी जो आंकड़े दिए गए हैं वे उसके दो रूपों से संबंधित हैं, एक संक्षिप्त रूप और 2 विस्तृत रूप। विस्तृत रूप से तात्पर्य यह है कि यदि सभी मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रांत बना दिया जाए तब तो महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल 1,33,466 वर्ग मील हो जाएगा और तब उसकी कुल जनसंख्या होगी 2,15,85,700। संक्षिप्त रूप से तात्पर्य यह है कि एक क्षण के लिए मान लो अन्य राज्यों के मराठी भाषियों की जनसंख्या और उनके क्षेत्रफल को छोड़ दिया जाए, तब भी प्रस्तावित महाराष्ट्र प्रांत का क्षेत्रफल 84,151 वर्ग मील होगा और उसकी जनसंख्या 1,54,33,400 होगी। महाराष्ट्र का राजस्व 16 महाराष्ट्र प्रांत के राजस्व के बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि कराधान की वर्तमान दरों को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त महाराष्ट्र प्रांत का कुल वार्षिक राजस्व लगभग रुपए 25,61,51,000 होगा। महाराष्ट्र के अन्य प्रांतों से तुलना 17 अमुक आकार वाला, अमुक जनसंख्या वाला और अमुक राजस्व वाला प्रांत सक्षम माना जा सकता है या नहीं, यह जानने के लिए उसकी तुलना कुछ राज्यों से की जा सकती है। इसके लिए मैं नीचे आकार और जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अर्थात सबसे बड़े और 47वें अर्थात सबसे छोटे राज्य के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ। राज्य क्षेत्रफल पहला टेक्सास 2,67,339 47वां डेलावेयर 2,057। राज्य क्षेत्रफल पहला न्यूयॉर्क 1,26,32,890 47वां व्योमिंग 2,57,108। भूभाग कुल जनसंख्या क्षेत्रफल वर्ग बटा मील कुल जनसंख्या के अनुपात मराठी भाषियों का प्रतिशत कुल मराठी भाषी जनसंख्या बम्बई प्रेसिडेंसी के बाहर जिले मध्य भारत और बरार के 8 जिले योग बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत राज्य हैदराबाद राज्य के मराठी भाषी जिले गोवा बस्तर राज्य योग कुल योग 18 ऊपर दिए गए आंकड़ों से महाराष्ट्र चाहे उसके संक्षिप्त रूप से तुलना करें चाहे विस्तृत रूप से की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र प्रांत संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की तुलना में कई गुना बड़ा ठहरता है। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के ही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य न्यूयॉर्क से तुलना करने पर भी वह बहुत बड़ा होगा। 19 भारत के ही अन्य वर्तमान और संभावित भाषावार प्रांतों से महाराष्ट्र की तुलना करना भी उपयोगी होगा। क्षेत्रफल, जनसंख्या और राजस्व की दृष्टि से उनकी स्थिति इस प्रकार है। प्रांत, क्षेत्रफल, जनसंख्या, वार्षिक राजस्व, वर्तमान भाषावार प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, नए भाषावार प्रांत, आंध्र, कर्नाटक, केरल। उपर्युक्त आंकड़ों की महाराष्ट्र के आंकड़ों से तुलना करने पर इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है कि महाराष्ट्र न केवल एक सक्षम प्रांत होगा
बल्कि वह क्षेत्रफल, जनसंख्या और राजस्व की दृष्टि से भी एक सबल प्रांत सिद्ध होता है। भाग 3, महाराष्ट्र को संघीय प्रकृति वाला प्रांत होना चाहिए या एकात्मक प्रकृति वाला। 20 अब मैं उन बिंदुओं पर आता हूँ जिनके बारे में वाद विवाद है। एक प्रांत के रूप महाराष्ट्र के एकीकरण के बारे में किसी तरह का विवाद नहीं है। हाँ, इसके बारे में मतभेद अवश्य है कि यह एकीकरण किस तरह का हो। एक मत यह है कि नए महाराष्ट्र प्रांत का स्वरूप एकात्मक होना चाहिए, अर्थात उसकी केवल एक धारा सभा हो और केवल एक ही कार्यपालिका। दूसरी विचारधारा वालों का मत है कि महाराष्ट्र को 2 उप प्रांतों का संघ बनाया जाना चाहिए। इनमें से एक उप प्रांत में बंबई प्रेसिडेंसी के मराठी भाषी जिले सम्मिलित होंगे और दूसरे उप प्रांतों के रूप में महाराष्ट्र को विभाजित करने का विचार मध्य भारत और बरार के मराठी भाषा जिलों के प्रवक्ताओं के मस्तिष्क की उपज है। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसी इच्छा केवल उन कुछ उच्च जाति वाले राजनेताओं की है जो यह सोचते हैं कि एकीकृत महाराष्ट्र के बन जाने पर उनका राजनीतिक जीवन चौपट हो जाएगा। मध्य भारत और बरार की जनता इस विचारधारा का समर्थन नहीं करती। मुझे इस मुद्दे को यहाँ उठाना नहीं चाहिए था, किंतु मैंने ऐसा केवल इसलिए किया है ताकि मैं जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत मानता हूँ उसके प्रख्यापन करने का मुझे अवसर मिल सके। जब यह तय हो चुका है कि महाराष्ट्र जैसा भाषावार प्रांत बनाया जाए, तो मेरा दृढ़ मत है कि ऐसी स्थिति में एक ही भाषा भाषी और सभी सटे हुए भूभागों को उस प्रांत में सम्मिलित किया ही जाना चाहिए। तब न तो चुनाव का प्रश्न उठाया जाना चाहिए और न ही आत्मनिर्णय का। पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए ताकि बड़ी प्रांतीय इकाइयां बने। यदि छोटी छोटी प्रांतीय इकाइयां बनेंगी तो वे सामान्य दिनों में सदा के लिए भार बनी रहेंगी और आपातकाल में तो निश्चित रूप से कमजोरी का स्रोत होंगी। इस तरह की परिस्थिति से बचा जाना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है कि महाराष्ट्र के सभी भागों को मिलाकर एक ही प्रांत बना दिया जाए। भाग 4, महाराष्ट्र और बम्बई नगर। बम्बई के बारे में विवाद। 21 बम्बई शहर को महाराष्ट्र में सम्मिलित किया जाए या नहीं, इस प्रश्न पर काफी विवाद है। बम्बई के इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर भवन में एक बैठक हुई जिसमें 60 से अधिक लोगों ने भाग नहीं लिया। इसमें भाग लेने वालों में एक भारतीय ईसाई को छोड़कर शेष सभी केवल गुजराती भाषी व्यापारी और उद्योगपति थे। यद्यपि यह बैठक छोटी और एक विशिष्ट वर्ग से ही संबंधित थी, किंतु इसकी कार्यवाही को भारत के सभी समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर महत्वपूर्ण स्थान मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया तो इससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने इस पर संपादकीय ही लिख मारा। इस संपादकीय में एक ओर जहां महाराष्ट्रवादियों के खिलाफ वक्ताओं ने जो विष उगला उसके बारे में केवल हल्के शब्दों में भर्त्सना की गई, किंतु दूसरी ओर बम्बई के भविष्य के बारे में इस बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसका समर्थन भी किया गया। इससे तो उस बात की सच्चाई फिर सामने आती है जो आयरलैंड संबंधी विवाद के दौरान आयरलैंड के नेता रेडमंड को जवाब देते समय लॉर्ड बर्कनहेड ने कही थी कि कुछ मामलों में अल्पमत ही बहुमत बन जाता है। विवाद से संबंधित पक्ष तथा विपक्ष में दी गई दलीलों को सम्मिलित नहीं करता तो मेरा यह ज्ञापन बुरी तरह से अधूरा ही रह जाता। इस ज्ञापन में इसके 2 कारण हैं। एक तो यह कि वह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई और दूसरा यह कि इस बैठक में पारित प्रस्ताव को विश्वविद्यालयों के लब्धप्रतिष्ठ प्रोफेसरों का समर्थन मिला। बम्बई के बारे में प्रस्ताव 22 उस बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुआ क भाषावार प्रांतों के निर्माण का प्रश्न स्थगित कर दिया जाए या ख यदि इसे स्थगित न किया जा सके तो फिर बम्बई शहर को एक अलग प्रांत बना दिया जाए। एक तीसरा सुझाव यह भी था कि कोंकण को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए और बम्बई उसकी राजधानी बने। इस प्रस्ताव के समर्थक न के बराबर थे, इसलिए इस पर यहाँ विचार करना निरर्थक होगा। बम्बई के बारे में जो भी निर्णय किया जाए वह अभी किए जाए।
23 इस प्रस्ताव के उस अंश पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन का काम स्थगित कर दिया जाए, बशर्ते कि इस मुख्य प्रश्न का हल ढूंढ लिया जाए कि बम्बई को महाराष्ट्र में सम्मिलित करना है या नहीं। यदि इस समस्या का समाधान हो जाता है तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस समझौते को कार्यरूप में परिणत करने में 5 वर्ष लगेंगे या 10 वर्ष। किंतु यह प्रस्ताव तो सरासर पलायनवादी सिद्ध होता है। इससे मसला हल नहीं होगा। यह तो विवाद को केवल टाल देने की बात कहता है। मेरा तो मत है कि इस मुख्य समस्या का समाधान अविलंब किया जाए। बम्बई को महाराष्ट्र से अलग रखने का आधार 24 बम्बई को महाराष्ट्र से अलग रखने के पक्ष में इनतों पर बल दिया जा रहा। ख बम्बई कभी महाराष्ट्र का अंग नहीं रहा। बम्बई कभी मराठा साम्राज्य का अंग नहीं रहा। ग बम्बई शहर की जनसंख्या में मराठी भाषियों का बहुमत नहीं है। घ गुजराती लोग बम्बई के पुराने निवासी हैं। ड बम्बई ऐसा व्यापारिक केंद्र है जिसका संबंध महाराष्ट्र के बाहर एक बड़े भूभाग से है, इसलिए बम्बई पर महाराष्ट्र का दावा ठीक नहीं है। बम्बई तो सारे भारत का है। बम्बई में रहने वाले गुजराती भाषियों ने ही बम्बई के व्यापार और उद्योग में बढ़ोतरी की है। मराठी भाषी या महाराष्ट्र के निवासी तो केवल क्लर्की या कुलीगिरी करते हैं। व्यापार और उद्योग के मालिकों को अधिसंख्यक मेहनतकश मराठी भाषियों के राजनीतिक प्रभुत्व के तले रखना अनुचित होगा। महाराष्ट्र बम्बई को अपने में केवल इसलिए मिलाना चाहता है ताकि वह बम्बई की बेशी कमाई से अपना गुजर बसर कर सके। कोई भी बहुभाषी राज्य एक भाषी राज्य की तुलना में बेहतर होता है। बहुभाषी होना अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाने वाला नहीं माना जाएगा। प्रांतों का पुनर्गठन तार्किक आधार पर किया जाए, न कि राष्ट्रीय आधार पर। सबूत का दायित्व 25 इन बिंदुओं की जांच से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिंदु 1 और 2 इस अर्थ में प्राथमिक हैं कि इनसे हमें यह तय करने में सहायता मिलती है कि सबूत का भार किनके कंधों पर है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि बम्बई महाराष्ट्र का हिस्सा है तो फिर इसे महाराष्ट्र से अलग करने के लिए सबूत देने का दायित्व अलगाववादियों पर आ जाता है, न कि उन पर जो इसे महाराष्ट्र का हिस्सा मानने का दावा करते हैं। इसलिए मैं पहले इन्हीं 2 बिंदुओं का विवेचन करूंगा। बिंदु संख्या 1 और 2 इतिहास का निर्णय अधिमत 26 इन दोनों बिंदुओं पर इतिहास और भूगोल दोनों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जा सकता है। फिर भी मेरा दृढ़ निश्चय है कि इस मुद्दे का हल इतिहास की सहायता से नहीं निकाला जा सकता। पहली बात तो यह विचारणीय है कि निष्कर्ष निकालने हेतु आवश्यक आधार सामग्री का संग्रह करने के लिए हम कितना पीछे जाएं। निसंदेह अति पुरातन इतिहास तो इस मामले में हमारी मदद करने से रहा। हाँ, वर्तमान काल के से हमें इस बारे में अवश्य सहायता मिल सकती है। किंतु इस मुद्दे को प्रभावित करने वाला जो निष्कर्ष इस कालखंड के भरोसे निकाला जाएगा, उस पर भी लोग प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। इतिहास सम्मत कालखंडों में जन समुदायों के बीच जो संपर्क ज्ञात हैं, वे सब विजेताओं और विजितों के बीच के हैं। भारत और यूरोप दोनों पर यह बात लागू होती है। किंतु इस प्रकार के संपर्कों के जो परिणाम निकले हैं, ये यूरोप और भारत में अलग अलग प्रकार के रहे हैं। यूरोप में तो इस प्रकार के संपर्कों से परस्पर मेल न खाने वाले सामाजिक तत्वों के बीच समीकरण पैदा हुआ है। बार बार के अंतर्वर्गीय विवाहों से मूल कुलों का उच्छेदन हो गया। एक भाषा विशेष ने, चाहे वह अत्यंत उपयोगी भाषा रही हो, चाहे सर्वाधिक बोली समझी जाने वाली भाषा, उसने दूसरी भाषा को हटाकर उसकी जगह ले लेनी चाहिए। अगर एक ही देश में अनेक सभ्यताएं हैं और उनमें से कोई सभ्यता अन्यों से श्रेष्ठ है, तो उसने उन सबों को हटाकर स्वतः ही उनका स्थान ले लिया। समीकरण की यह सहज प्रवृत्ति जो यूरोप में दिखाई देती है, इतनी अधिक सबल है
कि इसे प्रभावहीन करने के लिए कदम उठाने होंगे। भारत में कौन सी प्रवृत्ति काम कर रही है? निश्चय ही यह ऐसे समीकरण के खिलाफ है। मुसलमानों ने हिंदुओं पर विजय पाई, किंतु मुसलमान मुसलमान ही रहे और हिंदू हिंदू ही। मराठों ने गुजरातियों को जीता और कुछ वर्षों तक उन पर राज भी किया, किंतु गुजरातियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? कुछ भी नहीं। गुजराती गुजराती ही रहे, मराठे मराठे ही। चालुक्यों ने मराठों को जीता और इसी तरह शिलहर भी उन पर विजय पाई, किंतु इन सभी के बीच समीकरण नहीं हो पाया। सभी वही बने रहे जो वे पहले थे। जब स्थिति ऐसी रही है तो फिर भारत का इतिहास इस मामले में निर्णय तक पहुंचने में कैसे मदद कर सकता है? आंतरिक उथल पुथल एवं बाह्य आक्रमणों का इतिहास कभी किसी दुरस्वप्र या गुजरी घटना से अधिक कुछ नहीं माना गया। यहाँ विजय अभियानों का कभी कोई अर्थ नहीं रहा और न इनसे कुछ भी सिद्ध हो सका। भूगोल का निर्णय अधिमत 27। आइए अब भूगोल का मुंह जो है और उसका फैसला सुने। भूगोल का साक्ष्य इतिहास के साक्ष्य से कहीं बेहतर लगता है। इसके लिए हमें बंबई की भौगोलिक अवस्थिति पर महाराष्ट्र प्रांत की अवस्थिति के प्रसंग में विचार करना पड़ेगा। महाराष्ट्र प्रांत के गठन के बाद वह आकार में त्रिकोण जैसा लगेगा। इस त्रिकोण की एक रूपरेखा भारत का पश्चिमी तट है, जो उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में कारवाड़ तक फैला हुआ है। बंबई शहर दमन और कारवाड़ की तटरेखा के बीच में स्थित है। गुराजत प्रांत दमन से शुरू होकर उसके उत्तर में फैला हुआ है, जबकि कन्नड़ प्रांत कारवाड़ से शुरू होता है और उससे दक्षिण की ओर फैलता जाता है। बंबई गुजरात के प्रारंभ बिंदु दमन से करीब 85 मील दक्षिण में है, तो कर्नाटक प्रांत के प्रारंभ बिंदु कारवाड़ से करीब 250 मील उत्तर में स्थित है। यदि दमन से कारवाड़ तक का अविच्छिन्न भूभाग भौगोलिक दृष्टि से महाराष्ट्र का हिस्सा है, तो फिर बंबई का महाराष्ट्र का हिस्सा न मानना कहां तक उचित होगा? यह तो निर्विवाद रूप से प्राकृतिक तथ्य है। भूगोल ने ही बंबई को महाराष्ट्र का अंग बनाया है। जो लोग इस प्राकृतिक तथ्य को नकार कर उसे चुनौती देना चाहते हैं, वे चुनौती देते रहें। पूर्वाग्रहों से मुक्त बुद्धि वाले व्यक्ति तो इस निर्णायक साक्ष्य को स्वीकार करेंगे और यह मान लेंगे कि बंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है। बंबई और मराठा साम्राज्य 28। यदि मराठों ने बंबई के भूभाग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया, तो इससे भौगोलिक साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित निष्कर्षों की वैधता पर कोई आंच नहीं आती। यदि मराठों ने इसे जीतने की परवाह नहीं की, तो इससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि बंबई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। इससे तो केवल यही साबित होता है कि चूंकि मराठा शक्ति एक भू शक्ति मात्र थी, इसलिए उसने एक बंदरगाह को जीतने में अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया। 29 बिंदु संख्या 1 और 2 के बारे में फैसला हो जाने के बाद अब साबित करने का भार उन लोगों पर आ गया है जो इस बात के लिए संघर्षरत हैं कि बंबई को महाराष्ट्र में नहीं मिलाया जाना चाहिए। क्या उन्होंने अपना यह कर्तव्य पूरा किया है? इसके बाद अब दूसरे बिंदुओं पर विचार की बारी आती है। बिंदु संख्या 3 मराठी भाषी जनता बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक। 30 इस मुद्दे पर मतैक्य नहीं दिखाई पड़ता। बंबई को महाराष्ट्र में मिलाने से संबंधित विषय पर बोलते हुए प्रोफेसर गाडगिल इस तथ्य पर बल देते हैं कि बंबई की मराठी भाषी जनसंख्या 1941 की जनगणना के अनुसार 51% है। इस प्रस्ताव के विरोध में बोलते हुए प्रोफेसर घीवाला बताते हैं कि यह केवल 41% ही है। प्रोफेसर वकील तो इसे और नीचे 39% पर ले आते हैं। इस संख्या को भी वे बहुत ही उदारतापूर्ण प्राक्कलन मानते हैं। इन आंकड़ों की जांच कर लेने का मुझे अवसर नहीं मिला। मैं तो यह मानता हूं कि बंबई की जनगणना के आंकड़े ठीक प्रतिशत तक पहुंचने में अधिक मदद नहीं करते, जान पड़ते हैं।
फिर भी प्रोफेसर वकील ने अपनी मान्यता के पक्ष में जो कारण गिनाए हैं, उन्हें यदि कोई पढ़े तो उसे साफ पता चल जाएगा कि उनका यह निष्कर्ष यदि दिवा स्वप्न नहीं तो कम से कम कल्पना की उड़ान तो अवश्य ही है। पर चलो एक बार यह मान भी लें कि प्रोफेसर वकील ने जो आंकड़े दिए हैं वे सही हैं, तो फिर इनका करें क्या? क्या इन्हें लेकर चाटें? इनसे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्या इन्हें जान लेने मात्र से महाराष्ट्र का बंबई पर दावा समाप्त मान लिया जाए? जब से अंग्रेजों ने भारत की सत्ता संभाली है, भारत एक देश रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतंत्रता रही है। यदि भारत के कोने कोने से आकार लोगों को बंबई में बसने दिया गया तो इसका दुष्परिणाम महाराष्ट्रवासी क्यों भुगतें? इसमें उनकी गलती क्या है? इसलिए जनसंख्या की वर्तमान स्थिति को महाराष्ट्र में बंबई को न मिलने देने का आधार नहीं बनाया जा सकता। बिंदु संख्या 4, क्या गुजराती भाई बंबई के मूलवासी हैं? 31, इस प्रश्न की सभी बारीकियों पर हमें विचार कर लेना चाहिए। क्या गुजराती भाई बंबई के मूल निवासी हैं? यदि वे मूल निवासी नहीं हैं, तो फिर वे बंबई में कैसे आए? उनकी संपत्ति का स्रोत क्या है? कोई गुजराती इस बात का दावा नहीं करेगा कि गुजराती लोग बंबई के मूल निवासी हैं। यदि वे यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, तो फिर बंबई में आए कैसे? ठीक पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, डचों और अंग्रेजों की तरह ही साहस दिखाते और जोखिम उठाते हुए उन्होंने रास्ता तय किया और वे यहाँ घुस आए। वे हर प्रकार का खतरा उठाने को तैयार थे। इतिहास इन प्रश्नों के जो उत्तर देता है वे पूरी तरह स्पष्ट हैं। गुजराती भाई स्वेच्छा से बंबई नहीं आए थे। उन्हें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर आड़तिया बनाकर यहाँ लाए थे। वे यहाँ लाए गए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी और अपना व्यापार चलाने के लिए उन्हें आड़तियों के रूप में सूरतिया बनियों का अच्छा अनुभव हो गया था। तो गुजरातियों के बंबई प्रवेश की कहानी की यहाँ से शुरुआत हुई। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि गुजराती लोग अन्य व्यापारियों के साथ खुली और समान स्तर की प्रतियोगिता के आधार पर व्यापार करने के लिए बंबई नहीं आए थे। वे तो केवल उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों के रूप में यहाँ आए थे जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से व्यापार करने के लिए कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। उन्हें बंबई लाने के प्रस्ताव पर पहली बार सन 1671 में सूबेदार गवर्नर अंगियर ने विचार किया था। यह तथ्य गजेटियर ऑफ बॉम्बे टाउन एंड आइलैंड खंड 1 में इस तरह वर्णित है। बंबई के लाभ के लिए एक और योजना जिसमें गवर्नर अंगियर ने खुद रुचि दिखाई है, यह है कि सूरत के बनियों को लाकर बंबई में बसाया जाए। लगता है कि महाजनों ने अर्थात सूरत के बनियों बिरादरी वालों ने बंबई आने के खतरों को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेषाधिकार पाने का आश्वासन मांगा हो। कंपनी सरकार ने महाजनों के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी हो। 10 जनवरी को सूरत काउंसिल ने कपन्नी को लिखा, महाजन या बनियों की मुख्य काउंसिल आपके उस कृपापूर्वक उत्तर से बहुत संतुष्ट लगी जिसे आपने सैमसन जहाज से भेजी गई उनकी याचिका के उत्तर में भेजा था। इस याचिका में बंबई आने से संबंधित विशेषाधिकारों की मांगों का उल्लेख था। ऐसा लगता है कि वे फिर एक बार आपको तकलीफ देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके आड़तिए भीमजी पारेख से आपको पत्र लिखवाया है, जिसमें उन्होंने अपनी यह इच्छा व्यक्त की है कि आपके हस्ताक्षरों और मोहर लगाकर उन्हें ये विशेषाधिकार प्रदान किए जाएं। इन विशेषाधिकारों को पाने के लिए उन्होंने अपने पत्र में कारण भी दिए हैं। उनका यह पत्र आपकी अन्य डाक के साथ फाल्कन नामक जहाज से भेजा जा रहा है। उनके इस प्रकार के अनुरोध की पुष्टि के लिए उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं उनमें थोड़ा वजन है। उनका कहना है कि मान्य कंपनी तो कालातीत है और उसके अध्यादेशों में बल भी होता है,
किंतु कंपनी के प्रधान और परिषद के सदस्य तो बदलते रहते हैं और ऐसा देखा गया है कि उत्तरवर्ती प्रधान और सदस्य अपने पूर्ववर्तियों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को बदल देते हैं। इसलिए उन्होंने आपकी सेवा में यह याचिका दी है और चाहते हैं कि आप उसे स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। इस याचिका पर हमारी सादर सम्मति यह है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचने की गुंजाइश हो, उल्टे इसे मान लेने पर पर्याप्त लाभ होने की संभावना नजर आती है। इसलिए गुजारिश है कि आप जैसा उचित समझें, उन्हें सुविधाएं देने की अनुकंपा करें। आशा है आप इस याचिका का समुचित उत्तर शीघ्र देने की कृपा करेंगे। इससे उनको शांति मिलेगी और आपके हितों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। 32 वे विशेषाधिकार क्या थे जो उन गुजराती बनियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मांगे थे? दीव शहर के नीमा पारेख नाम के किसी प्रसिद्ध बनिये की निम्नलिखित याचिका से उनका कुछ स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। माननीय कंपनी से अनुरोध है कि वह उसे घर बनाने या भंडार घर खोलने के लिए इस कस्बे में या इसके आसपास बिना किराए के अपने विवेक के अनुसार जमीन आवंटित करने की कृपा करें। उसे और ब्राह्मणों, गौड़ों या पुरोहितों को उनकी जाति के अन्य लोगों के साथ यह सुविधा प्रदान की जाती है कि वे अपने अपने घरों में अपने धर्म के अनुसार बिना किसी बाधा के आचरण कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को उनसे छेड़छाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। किसी भी अंग्रेज, पुर्तगाली या किसी भी ईसाई अथवा मुसलमान को उनके परिसर में बसने की अथवा वहां किसी जीवित प्राणी का वध करने की या उन्हें किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की या उनका अपमान करने की अनुमति नहीं होगी। और यदि कोई उनके परिसर में ऐसा करते पाया गया और सूरत के गवर्नर को या बम्बई के डिप्टी गवर्नर को तत्संबंधी शिकायत मिली तो अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्हें अपने रीति रिवाजों के अनुसार मृतक का शव दाह करने की छूट होगी। शादी ब्याह के मौके पर सभी रस्में पूरी करने दी जाएंगी तथा किसी भी उम्र के व्यक्ति को या स्त्री पुरुष में से किसी को किसी भी शर्त पर जबरन ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा और न ही उनकी मर्जी के खिलाफ बोझा ढोने को बाध्य किया जाएगा। उसे और उसके परिवार को निगरानी और रखवाली से संबंधित सभी प्रकार के कर्तव्यों से मुक्त रखा जाएगा। न तो कंपनी और न ही गवर्नर, डिप्टी गवर्नर या परिषद या और कोई व्यक्ति किसी भी बहाने उसे निजी या सार्वजनिक कार्यों के लिए रुपया उधार देने को बाध्य नहीं कर सकेगा। यदि उसके या उसके वकील या मुख्तार या उसकी जाति के बनियों और उस द्वीप में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का मतभेद या कानूनी तौर पर कोई मुकदमा उठ खड़ा हो तो गवर्नर या डिप्टी गवर्नर उसे या उनको सार्वजनिक तौर पर गिरफ्तार करने, अपमानित करने या जेल भिजवाकर ठेस नहीं पहुंचाएगा। ऐसा करने से पहले उसे कारण बताते हुए उचित नोटिस देना होगा और उसके या उनके साथ ईमानदारी और सदाशयतापूर्वक न्याय करने का आश्वासन देना होगा। यदि उसके या उसके मुख्तार और उसकी जाति के किसी भी बनिये के बीच कोई विवाद उठ खड़ा होता है तो उन्हें इस बात की स्वतंत्रता होगी कि कानून की शरण में गए बिना ही वे परस्पर मिलकर उस मामले को निपटा लें। उसे अपने जहाजों या जलयानों में व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। वह अपनी पसंद के किसी भी पत्तन पर जब चाहे आ जा सकेगा। इसके लिए यदि वह गवर्नर या डिप्टी गवर्नर या सौदागर को पूर्व नोटिस दे देता है और उसके लिए उनकी सहमति मिल जाती है तब उसे लंगर भाड़ा नहीं चुकाना पड़ेगा। यदि वह ऐसा कोई माल अधिक मात्रा में तट पर लाता है जिसे वह 1 साल की अवधि में उस द्वीप पर न बेच सके तो उसे सामान को बिना कस्टम चुकाए ही उसके मनपसंद पत्तन तक ले जाने की छूट होगी। यदि कोई व्यक्ति उससे ऋण ले और अन्य बनियों से भी ले ले और किसी कारण से सारा उधार चुकाने की स्थिति में न हो तो अन्य बनियों की तुलना में ऋण उगाहने के उसके अधिकार को तरजीह दी जाएगी। यदि युद्ध छिड़ जाए या कोई अन्य प्रकार की विपत्ति आ जाए जिससे उसको नुकसान पहुंचने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में वह अपने गोदाम, संपत्ति और परिवार किले में सुरक्षित रख सकेगा।
उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को किले में या गवर्नर या डिप्टी गवर्नर के आवास में आने जाने की छूट होगी। उनका नागरिक तौर तरीकों से स्वागत सत्कार किया जाएगा। उनकी हैसियत के अनुसार उन्हें बैठने दिया जाएगा। उन्हें बिना किसी प्रकार की बाधा पहुंचाए मन मर्जी के अनुसार बग्घियों, घोड़ों या पालकियों और छतरियों का उपयोग करने दिया जाएगा। उनके नौकर चाकर और रक्षक तलवार या कटारे धारण कर सकेंगे। उनके साथ गाली गलौज नहीं की जाएगी, न मारा पीटा जाएगा और जब तक कोई अपराध न करें उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकेगा। यदि उनके बाल बच्चे या दोस्त किसी दूसरे पत्तन से आएं तो उनके साथ भद्रता और आदरपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। उसे और उसके कानूनी प्रतिनिधि को नारियल, सुपारी, पान और अन्य कोई भी वस्तु खरीदने और बेचने की छूट होगी। 33 नीमा पारेख की याचिका को किस तरह निपटाया गया, इसे जानने के लिए बम्बई के डिप्टी गवर्नर के दिनांक 3 अप्रैल 1677 के उत्तर को देखा जा सकता है, जिसकी पंक्तियां इस तरह थीं। आदेशानुसार हमने सीमा पारेख बनिए की याचिका में उल्लिखित मांगों पर विचार किया। यदि हम उन्हें ठीक से समझ पाए हैं तो हमें उन छूटों में किसी प्रकार के पूर्वाग्रह की आशंका नजर नहीं आती। इन छूटों का उपभोग तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी कर रहा है। पहली मांग को मानना सरल, क्योंकि कंपनी के पास काफी जमीन खाली पड़ी है। जो बनिए या अन्य लोग यहाँ बसने को आते हैं, हम उन्हें रोज ही खाली जमीन देते रहते हैं। जहाँ तक दूसरी मांग का संबंध है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके धार्मिक कृत्यों को पूरा करने की छूट मिली हुई है। उन्हें शादी विवाह की रस्में मनाने और भोज देने की अनुमति है ही। बनिए तो मृतकों के शवों को जलाते ही हैं, उनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाती। हमने बनियों के घरों के पास किसी को न तो जीव हत्या की अनुमति दी हुई है और न ही कोई व्यक्ति किसी के घर या परिसर में बिना उसके मालिक की इजाजत के घुस ही सकता है। लोगों को उनकी इच्छा के विपरीत ईसाई बनाने के लिए बाध्य करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया इसके औचित्य का प्रतिपादन करती है। न ही व्यक्ति को उसकी इच्छा के बिना कोई कार्य करने को बाध्य होना पड़ता है। कोई भी बनिया, ब्राह्मण, मूर या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति निगरानी रखने और रखवाली करने का काम करने को बाध्य नहीं है। इसलिए नीमा की इस मांग को माना जा सकता है। चौथे अनुच्छेद वाली मांग वस्तुतः एक विशेषाधिकार है, किंतु वह किसी हिंदू, ईसाई या किसी अन्य व्यक्ति को पहले से ही मिले अधिकार से अधिक की अपेक्षा नहीं करती। इसे कानून और न्याय के हाथों से छूट मांगना भी नहीं कहा जा सकता। इसमें तो बस इतनी भर मांग की गई है कि जो न्याय मिले वह आदर पूर्वक मिलना चाहिए। इसके बारे में उसके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। जहां तक उनके परस्पर मतभेदों को सुलझाने की बात है, महामना ने उनको ऐसा कर सकने का अधिकार पहले से ही दे रखा है। जहां तक पांचवी मांग का सवाल है, प्रति टन 1 रुपए का लंगर शुल्क अब पूरी तरह उठा लिया गया है। अब 100 टन के लिए 1 रुपए का नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है, जो इतना महत्वहीन है कि हम इसके लिए अड़े रहें, यह आवश्यक नहीं है। यदि वह हट करता है तो इसका असर तो पड़ेगा ही, पर यह मामला इतना तुच्छ है और इसका संबंध केवल उसके जलयानों तक ही सीमित है, इसलिए इसे भी आसानी से माना जा सकता है। यदि हम ठीक से समझ पाए हैं तो छठी सुविधा तो अन्य सभी लोगों को उपलब्ध है, उससे अधिक कुछ नहीं है। यदि वह चाहता है कि जो सामान वह बेच नहीं पाए उसका लदान करते समय या उसे उतारते समय उसके लिए उसे कस्टम न चुकाना पड़े, तो ऐसा करने से कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 2 वर्षों के लिए कस्टम ड्यूटी से होने वाली आय का हिसाब किताब बना लिया है। हमारा विश्वास है कि उसके यहाँ बस जाने से होने वाला लाभ भी उस समय तक नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा, जब तक कि कस्टम फिर से कंपनी के हाथों में न आ जाए।
सातवीं मांग के बारे में यह कहा जा सकता है कि हमने कानून बना ही रखा है कि अगर कोई व्यक्ति एकाधिक लोगों का ऋणी हो तो जिस भी ऋणदाता के पक्ष में न्यायालय पहले फैसला सुनाएगा, उसी को पहले पूरे ऋण का भुगतान होगा। ऐसी स्थिति में न तो किसी व्यक्ति को यह मानना चाहिए कि उसके साथ अन्याय हुआ है और न ही कोई ऋणदाता एक बार भुगतान हो जाने के संबंध में दावा करेगा, क्योंकि जब फैसला सुनाया जा चुका है तब यह माना जाएगा कि कानूनी तौर से पूरा भुगतान किया जा चुका है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दो व्यक्तियों का ऋणी हो और पहला व्यक्ति उसके खिलाफ मुकदमा दायर करता है और उसके बाद दूसरा व्यक्ति भी उसके खिलाफ मुकदमा दायर करता है, तब ऐसी स्थिति में किस कानून के अंतर्गत कर्जदार की संपत्ति को दूसरे ऋणदाता को दे सकते हैं? इसलिए उसे आश्वस्त किया जा सकता है कि हमारे कानून के अनुसार तेजी से उसके साथ न्याय किया जाएगा और यदि कर्जदार समर्थ है तो उसे पूरे ऋण का भुगतान करने को बाध्य किया जा सकता है, और यदि वह पूरे ऋण का भुगतान न करेगा तो बकाया ऋण के एवज में उसे हवालात में रखा जा सकता है जब तक कि महामना उसे छोड़ने की इजाजत न दें। ऐसी स्थिति आने पर हम यह मानते हैं कि उसे इससे संतोष हो जाएगा। जहां तक आठवीं मांग का संबंध है, लड़ाई छिड़ जाने की स्थिति में धनी व्यक्ति को किले में जाने और अपनी संपत्ति व महत्व की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्रता है। मैं नहीं समझता कि वह धन, जवाहरात, महंगे कपड़े, घर में काम आने वाला सामान और मूल्यवान कपड़े जो कि कम जगह में रखे जा सकते हैं के बजाय घटिया सामान से अपने किले को भर देगा। वह किले में अपनी पसंद की चीजें ला सकेगा और उसे व उसके परिवार के लिए अलग से एक गोदाम की भी व्यवस्था होगी। 9वीं और 10वीं मांग को हम एक साथ ले सकते हैं। केवल संख्या बढ़ाने के लिए ही याचिका में उन्हें अलग अलग रखा गया है। ऐसा केवल यह दिखाने भर के लिए किया गया है कि वे कैसा जीवन जी रहे हैं। जब उन्हें यह भान होगा कि ऐसा उन्होंने हमारी सरकार की परीक्षा लेने भर के लिए किया है, तो वे यह सोचकर हम पर हंसेंगे कि उन्होंने जितनी मांग की है उससे कहीं अधिक स्वतंत्रता का तो वे पहले से ही उपभोग कर रहे हैं। क्योंकि उचित नोटिस देने पर तो प्रवेश या विकास की सुविधा छोटे से छोटे व्यक्ति को भी उपलब्ध है। जहां तक घोड़े रखने या बग्घी में सवार होने या ऐसा कोई अन्य सवाल है, उसे मनपसंद संख्या में उन्हें पालने या रखने की छूट दी जा सकती है और उसके सेवकों को भी मनपसंद हथियार धारण करने की अनुमति दी जा सकती है। यह छूट तो सभी को दी जा सकती है। कुछ भी खरीदने या बेचने की पूरी स्वतंत्रता तो हमने दे ही रखी है, क्योंकि हम जानते हैं कि यही तो व्यापार की कुंजी है। अंत में उसने मांग की है कि उसे बिना किसी शुल्क के 10 मन तंबाकू रखने का अधिकार दिया जाए। यह सबसे भारी मांग है, जिससे सहमत होना सबसे कठिन काम लगता है। इसका कारण यह है कि इसे मान लेने पर अन्य अनेक किसान भी इस प्रकार की छूट प्राप्त करने की मांग करेंगे, क्योंकि 10 मन तंबाकू बेचने से उन्हें भारी नफा होने की संभावना है। इसलिए इस प्रार्थना को कैसे स्वीकार किया जाए, इसके बारे में हमारा ज्ञान सीमित है। मान्यवर, आप ही इस बारे में हमसे अधिक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। 34 उत्तर में सूरत परिषद ने 26 जून को लिखा, नीमा पारेख बनिए ने बंबई द्वीप में बसने के लिए अपनी याचिका में जो मांगे रखी हैं, उनके बारे में आपका उत्तर देखा। जब हम फिर से उसके संदर्भ में विचार करते हैं, हमें लगता है कि मामले को इस तरह सुलझाने के लिए कि द्वीप में बिना किसी पूर्वाग्रह के वह आकर बसे, हमें चाहिए कि हम उसकी इस मांग को मान लें कि उसे बिना शुल्क के प्रति वर्ष 10 मन तंबाकू द्वीप में लाने दिया जाएगा।